गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर में ज्ञान एवं पाठ्यचर्या विषय के अंतर्गत आज मैं किसी एक प्रकरण या एक टॉपिक को लेकर नहीं आई हूँ। आज मैं आपको संपूर्ण यूनिट के अंतर्गत, पूरी इकाई के अंतर्गत मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रश्न पत्र के अंतर्गत 2017, 18 और 19 के प्रश्न पत्रों के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न दिए गए और उन प्रश्नों के आधार पर अब तक किन टॉपिक्स को या किन प्रकरणों को विशेष महत्व अब तक दिया गया है, इस पर हम चर्चा करें। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो लगभग कुछ ही पॉइंट ऐसे होंगे जो अब तक इन्होंने छोड़े हैं, अन्यथा अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों में, यानी कि 50 शब्द के उत्तर अति लघुतरात्मक, 250 शब्द में उत्तर लघुतरात्मक और 300 शब्दों में उत्तर निबंधात्मक प्रश्नों के रूप में कहीं न कहीं कोई विषय सभी प्रकरण करीब करीब उन्होंने लिया है। यहाँ पर हम सबसे पहली जो चर्चा करेंगे वो है पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता, महत्व को बताते हुए अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं एवं चयन के मापदंडों के बारे में बताइए। अब ये जो प्रश्न है, अगर इस प्रश्न पे हम देखें तो ये प्रश्न 2017 में 50 शब्द में आया था। अब इसमें से क्या चीज आई थी? अगर 2017 में हम देखते हैं तो उसमें केवल पाठ्य पुस्तक के चयन के किन्हीं 4 बिंदुओं पर को स्पष्ट कीजिए, यानी कि 2017 में केवल पाठ्य पुस्तक के चयन के मापदंड के बारे में पूछा गया। फिर बाद में है 2018 में इसकी आवश्यकता पर प्रश्न पूछा गया, यानी कि ये 2017 में चयन का पूछा गया कि किन आधारों पे कौन से मापदंड हैं जिनके आधार पर हम अच्छी पाठ्य पुस्तक का चयन करेंगे। यहाँ पर आपको स्पष्ट ये करना है कि पाठ्य पुस्तक या उसके चयन के आधार पर कौन कौन से मापदंड हैं जिनको ध्यान में रखते हुए पाठ्य पुस्तक का चयन किया जाए। 2018 में जो पूछा गया था वो आवश्यकता पर पूछा गया था कि पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता के कोई 4 कारण बताइए, यानी कि किन कारणों से ऐसी कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं जिनके आधार पर पाठ्य पुस्तक का चयन किया जाना चाहिए, पाठ्य पुस्तक हमारे लिए आवश्यक है। तो ये प्रश्न भी 50 शब्दों में उत्तर में, यानी कि अति लघुतरात्मक में पूछा गया था। निबंधात्मक प्रश्न में ये 2019 में पूछा गया था, यानी कि पाठ्य पुस्तक को 2019 में एक निबंधात्मक प्रश्न के रूप में सभी क्षेत्रों को इसमें सम्मिलित किया गया। इसकी आवश्यकता, विशेषताएं और चयन के मापदंड सभी को इसके अंतर्गत सम्मिलित करके पूछा गया। अर्थात आप इस प्रश्न को अगर हल करते हैं कि पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता, महत्व को बताते हुए अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता एवं चयन के मापदंडों को स्पष्ट कीजिए, तो आपके सभी छोटे छोटे प्रश्न जितने भी हैं वो इसके अंदर कवर हो जाते हैं। अधिकांश कक्षा में जब हम शिक्षण कार्य करते हैं तो हम पाठ्य पुस्तक को पकड़ते हैं और स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को पढ़ाते चले जाते हैं। फिर कुछ स्टूडेंट्स इस बात पे कंफ्यूज रहते हैं कि जब क्वेश्चन पेपर आप कक्षा में पढ़ाया गया वो एक सलंग उसमें पढ़ाया जाता है और प्रश्न पत्र में उसके अनुसार कुछ अलग चीजें या संक्षिप्त चीजें पूछी गई होती हैं, तो आपको उसी चीज को उठाकर वहाँ पे उत्तर देना है। बस यहाँ इतना अवश्य रखना है कि पाठ्य पुस्तक क्या है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किए बिना डायरेक्ट चयन के मापदंडों को लिखना शुरू कर देंगे या उसकी 4 विशेषताओं को लिखना शुरू कर देंगे तो वो प्रभावी नहीं लगेगा। इससे इसको प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि पहले तो पाठ्य पुस्तक क्या है उसको लिखें और फिर बाद में उस जहाँ आवश्यकताएं पूछी वहाँ आवश्यकताएं लिखे, जहाँ विशेषताएं पूछी वहाँ विशेषताएं लिखे और जहाँ पर चयन के मापदंड पूछे वहाँ पर चयन के मापदंड को लिखना है। लेकिन इस एक प्रश्न के आधार पर आपके बाकी सारे प्रश्न हल हो जाते हैं। दूसरा जो है हमारा पाठ्यक्रम विकास से संबंधित पक्षों को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। अगर हमारी इस यूनिट को देखते हैं, पूरी यूनिट को, तो पूरी यूनिट अगर बांटी हुई है तो वो 6 भागों में बांटी गई है। पहला तो यूनिट के अंदर पाठ्यक्रम विकास के सोपान दिए गए हैं।
जिनके बारे में अब तक कोई प्रश्न नजर नहीं आया। 3 साल हुए तो 3 साल में कोई प्रश्न सोपान से रिलेटेड नजर नहीं। फिर बाद में है पाठ्यक्रम विकास के उपागम। तो ये पाठ्यक्रम विकास के विभिन्न उपागमों के नाम लिखिए। यहाँ पर चूंकि ये 50 शब्दों में 2017 में पूछा गया, तो यहाँ पर उपागमों के केवल नाम लिखने हैं। जितने भी उपागम यहाँ पर दिए गए हैं, 6 उपागम दिए गए हैं, 6 के केवल यहाँ पर आपको नाम लिखने और एक एक लाइन में सिर्फ उसको एक्सप्लेन करना है कि जैसे विषय केंद्रित है तो विषय केंद्रित में क्या है कि विषय जो विषय वस्तु है उसको केंद्र में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। पर्यावरणीय या स्थानीय सरोकारों से संबंधित उपागम, तो यह पर्यावरण या जो आसपास के जो स्थानीय तत्व हैं उनको किस प्रकार से उपयोगी हैं उसके आधार पर उनको इसके आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। यानी कि एक लाइन में हर एक को एक्सप्लेन करते हुए सिर्फ इनके नाम लिखने हैं, पूरी डिटेल में उसको नहीं समझाना है क्योंकि ये 50 अंक है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं कि वो क्या करते हैं कि उसको 50 शब्द में भी हर चीज़ को 4-5 लाइन में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, तो वो आंसर आपका पहुँचते पहुँचते 250 या 300 शब्द में चला जाता है। और अगर आपने गलती से इसको पहले अटेम्प्ट किया है, निश्चित है कि क्वेश्चन पेपर में उसी सीक्वेंस में आते हैं और उसी सीक्वेंस में अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं तो आपका पीछे के जो अधिक नंबर के अधिक अंक के प्रश्न हैं उनके लिए समय नहीं बचता है। ये 50 शब्दों में लिखा जाने वाला आंसर का है जो केवल 2 अंक का है। अतः हम केवल इनके नाम लिखकर एक एक लाइन में इसको लिखना है कि इस उपागम के अंदर विषय वस्तु के लिए क्या चीज महत्व दी गई है। दूसरा प्रश्न इसके अंदर है कि पाठ्यक्रम विकास में विद्यालय के बाह्य संसाधनों के क्रियाकलापों का वर्णन कीजिए। 250 शब्दों में आया था और ये 2018 में यानी कि 6 अंकों का ये प्रश्न था। यानी कि यहाँ पर बाह्य संसाधन जो यहाँ पर आपको दिए गए हैं कि पाठ्यक्रम विकास में जो है उसके शिक्षा क्षेत्र बाह्य अभिकरण यानी अधिगम संसाधनों के अंतर्गत ये जो बाह्य संसाधन है वो किस प्रकार से शिक्षक और बालक को, क्योंकि यहाँ पर दोनों चीज अलग दी गई है। शिक्षा शास्त्रीय उपागम शिक्षा शास्त्रीय संसाधनों में भी बाह्य अधिगम दिए गए कि शिक्षक के लिए किस प्रकार से उपयोगी है संसाधन, और अधिगम संसाधनों में भी। तो आपको यहाँ पर इस चीज को ध्यान में, क्योंकि 250 शब्द में दिया गया है तो यहाँ इन दोनों चीजों को, यहाँ पे दोनों बातें अलग अलग दी गई हैं, दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यहाँ ये मेंशन नहीं किया गया है कि अधिगम के लिए केवल पाठ्यक्रम के विकास में विद्यालय के बाह्य संसाधनों में, तो पाठ्यक्रम के विकास में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको शिक्षक की भूमिका में किस प्रकार से है, विकास में किस प्रकार से, इस चीज को यहाँ पर देना है। यहाँ पर आपको अधिगम संसाधन के रूप में जो पूछा गया उसको यहाँ पर नहीं लिखना है। यहाँ पर अगर आप अधिगम संसाधन के रूप में बाह्य विद्यालय के बाह्य संसाधनों के क्रियाकलापों का वर्णन कीजिए, अगर ये दिया होता तो आपको ये लिखना होता। अन्यथा यहाँ पर केवल पाठ्यक्रम के विकास में बाह्य संसाधन किस प्रकार से शिक्षा शास्त्रीय रूप में अध्यापक की भूमिका के रूप में किस प्रकार से सहयोग देते हैं, ये आपके पुस्तकों में दिया गया है। आपको उसके आधार पर उसको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है पर्यावरणीय रोचकता में वृद्धि करने हेतु आप शिक्षक होने के नाते क्या प्रयास करेंगे। यानी कि यहाँ पर भी जो आपका पर्यावरणीय उपागम है उसको ध्यान में रखते हुए इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। और ये जो पर्यावरणीय स्थानीय पर्यावरणीय संसाधन यानी कि अधिगम संसाधन, यानी कि पाठ्यक्रम का ये अधिगम संसाधन में जो अधिगम संसाधनों के अंतर्गत पर्यावरणीय स्थानीय पर्यावरणीय संसाधन जो दिए गए हैं उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करते हुए, क्योंकि एक शिक्षक किस प्रकार से, तो वो उन्हीं स्थानीय संसाधनों का किस तरह से अधिगम संसाधन के रूप में उपयोग करेगा, इस चीज को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है इस चीज पर, और अपना उत्तर लिखना है जो कि 300 शब्दों में था। 2017 में ये प्रश्न आया था। तो आपको यहाँ पर ये जो पाठ्यक्रम विकास से संबंधित जितनी बातें पूछी गई इसमें थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर पाठ्यक्रम विकास से संबंधित बातें पूछी गई हैं और यहाँ पर शिक्षक पर्यावरण के साधन में शिक्षक की क्या भूमिका है, किस प्रकार से, तो वो अधिक शिक्षक किस प्रकार से अधिगम संसाधन के रूप में प्रयोग करेगा। इसलिए यहाँ पर आपको उस तरह से इसका उत्तर लिखना है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है।
उसके बाद तीसरा प्रश्न आता है इसका जो अगला जो यो कहा जाए कि पांचवा, इस यूनिट का पांचवा पॉइंट है, क्योंकि सोपान से रिलेटेड अभी तक हमें कुछ प्रश्न नजर नहीं आया, लेकिन पाठ्यक्रम विकास के उपागम, विद्यालय में शिक्षकों के पाठ्यक्रम में शिक्षा शास्त्रीय समर्थन और बाह्य अभिकरणों की भूमिका आदि, उससे रिलेटेड ये प्रश्न यहाँ आ गया। अधिगम संसाधनों से रिलेटेड ये प्रश्न यहाँ आ गया। अच्छा, उसके बाद में 4 बात हमारी यहाँ, और पांचवा जो इस यूनिट का पांचवा जो पॉइंट है इस यूनिट के अंतर्गत, वो है मूल्यांकन से रिलेटेड। तो यहाँ पर आपका ये पांचवा पॉइंट यहाँ आ रहा है मूल्यांकन, जिसमें पहला प्रश्न जो आया है 2000 तीनों वर्षों के प्रश्नों को हम इसके अंतर्गत लेंगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के मॉडल की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। ये आया था 300 शब्दों में 18 नंबर का, जो मैं ऑनलाइन क्लासेस में भी आपको ये सारी चीज़ें करीब करीब सभी करा चुकी हूँ, उपागम भी करा चुकी, अधिगम संसाधन भी करा चुकी हूँ, और ये भी चीज़ मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मॉडल भी मैंने आप लोगों को बताया है, तो उसके आधार पर इसकी आवश्यकता और इसके मॉडल को स्पष्ट करना है आपको। फिर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का महत्व टिप्पणी में आया था 2017 में, यानी कि निबंधात्मक प्रश्न में टिप्पणी दी गई थी, और उसकी 2 टिप्पणी लिखनी थी, 2 में से 1 ये थी। तो आपको उस हिसाब से 10 नंबर का है, अर्थात ये 5-5 नंबर की, तो 5 नंबर के हिसाब से आपको इसको मूल्यांकन का क्या महत्व है, केवल सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के महत्व को यहाँ पर स्पष्ट करना है, अर्थात सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है और फिर इसका महत्व क्या है, इस चीज को आपको यहाँ पर स्पष्ट करना है। फिर बाद में विषय के मूल्यांकन में संचार एवं सूचना तकनीकी की भूमिका पर टिप्पणी लिखी है। ये भी इसी में आई थी, जिसमें कि मूल्यांकन के अंदर आपका जो 5वां है पॉइंट, आपकी जो यूनिट का है वो यही है कि सूचना एवं संचार तकनीकी द्वारा विषय का मूल्यांकन एवं समाकलन, यही चीज आपकी इसमें, और उसी के अंतर्गत ये है। तो यहाँ पर विषय के मूल्यांकन में सूचना एवं संचार एवं सूचना तकनीकी की किस प्रकार से भूमिका होती है, इस चीज को आपको स्पष्ट करना है। ये चीज भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। उसके बाद में है विषय के मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर ये ठीक है, अब ये प्रश्न भी आपका टिप्पणी के रूप में आया था, यानी कि 2019 में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से रिलेटेड कोई प्रश्न नहीं। उसके बाद में एक और प्रश्न आता है, शिक्षण में अधिगम सामग्री की उपयोगिता क्या है, इसको स्पष्ट कीजिए। एक तो यहाँ पर्यावरणीय हमने देखी थी, दूसरा ये आ रहा है यहाँ पर 250 शब्दों में, चौकी अधिगम में उपयोगिता 250 शब्दों में 2017, 18 और 19 तीनों में आई है। यस, यानी कि अधिगम सामग्री की उपयोगिता 250 शब्दों में पूछी गई और 250 शब्दों में 17, 18, 19 तीनों के अंतर्गत पूछी गई है। अर्थात ये मानकर चलिए कि ये जो 3 टॉपिक्स ऐसे हैं, पाठ्यपुस्तक, पाठ्यक्रम विकास और अधिगम सामग्री, ये कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, जिनमें से एक न एक प्रश्न आवश्यक रूप से आपके प्रश्न पत्र में आएगा ही, क्योंकि ये तीनों वर्षों में इन तीनों पॉइंट से रिलेटेड, इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड कोई न कोई प्रश्न अवश्य पूछा गया है। उसके बाद में है पृष्ठ पोषण से आप क्या समझते हैं, और पृष्ठ पोषण तीनों सालों में पूछा गया है। पृष्ठ पोषण भी 2018 में 50 शब्दों में पृष्ठ पोषण किसे कहेंगे, आप क्या समझते हैं, यानी कि केवल पृष्ठ पोषण फीडबैक के अर्थ को आपको समझाना था। और फिर दूसरा प्रश्न है पृष्ठ पोषण के महत्व को 100 उदाहरण समझाइए, यानी कि पृष्ठ पोषण क्यों आवश्यक है, इसके महत्व को आपको स्पष्ट करना है। ये चीज 250 शब्दों में आई थी, जो 2019 में भी आई थी और 2017 में भी आई। अर्थात पृष्ठ पोषण भी, यानी कि आपका ये चौथा पॉइंट जो है, ये भी किसी न किसी रूप से महत्वपूर्ण है, और इनसे रिलेटेड तीनों सालों में एक न एक प्रश्न अवश्य आया है। तो आपको इसके आधार पर, क्योंकि आपको ये चीज़ समझनी होगी कि हमको किस प्रकार से इवोल्यूशन करना है, किस प्रकार से ये देखना है कि हमको हमारी परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है। हम जनरली पासबुक्स या 1 वीक सीरीज उठाकर तैयारी शुरू करते थे, उसकी बजाय अगर आप पिछले 3 साल, क्योंकि 3 साल के ही प्रश्न पत्र उपलब्ध हैं, उनको देखते हुए एक इम्पोर्टेंस ही देखें कि कौन से पेपर, कौन से
यूनिट के अंदर कौन से पार्ट को अधिक, क्योंकि हर यूनिट को वेटेज दिया गया है, बराबर का वेटेज दिया गया है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो बाकायदा यूनिट वाइज ही आता है, तो हर यूनिट को वेटेज दिया है। अब उस यूनिट के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको ज़्यादा वेटेज दिया गया है, आपको उसके आधार पर तैयारी करनी है। लेकिन जिनको बिल्कुल वेटेज नहीं दिया गया है उसके प्रति कहना चाहिए कि लापरवाह नहीं होना है, उनको भी आपको पढ़ना है। अच्छा, फिर तैयारी के लिए जो इस तरह से है 1 पेज नोट्स आप आसानी से बना सकते हैं। ये तो मैंने मेरे हिसाब से और भी शॉर्ट बनाए हैं आपके लिए। जैसे मैंने यहाँ पर जैसे 1 पेज नोट्स कैसे बने हैं, पाठ्यक्रम विकास के सोपान, मैंने कौन कौन से सोपान हैं, 5 सोपान यहाँ पर लिख लिए। लक्ष्य उद्देश्य, अधिगम अनुभवों का चयन, विषय वस्तु का चयन, अधिगम अनुभव, विषय वस्तु का हस्तांतरण, अंतरण यानी कि हस्तांतरण और मूल्यांकन। ये इसके स्टेप हैं। पाठ्यक्रम का विकास कैसे होता है, क्योंकि पहले लक्ष्य उद्देश्य का निर्धारण होता है। तो अब आपको ये चीज़, क्योंकि आपने अगर रिविजन पढ़ा हुआ है तो आपको सिर्फ ये चीज़ देखनी है और आपको चीज़ याद है। आपको लगता है कि नहीं इसके सब पॉइंट्स भी मुझे हैं, तो वो शॉर्ट में सब पॉइंट्स भी लिखे जा सकते हैं। उसके बाद में है सेकंड पॉइंट, इसके अंदर पाठ्यक्रम विकास के उपागम दिए गए हैं। सेकंड जो आपका इसका यूनिट का पार्ट है, तो हमने अब इसके अंतर्गत वही किया कि विषय केंद्रित, दक्षता केंद्रित, संरचनावादी, छात्र केंद्रित, पर्यावरणीय और व्यवहारवादी, यानी कि इसके आधार पर ये इन उपागमों के आधार पर पाठ्यक्रम का जो विकास है वो पाठ्यक्रम निर्माण की बात समझाई गई है। तो ये चीज़ अब इसमें विशेष मुझे नहीं लगता कि सब पॉइंट्स और लिखने की आवश्यकता होगी, इसको सिर्फ समझने की ज़रूरत है। तो ये सब 1 पेज नोट्स के अंदर आप इतना लिख सकते हो। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हमको लिखनी है तो आप उस हिसाब से उसको लिख सकते हैं। फिर बाद में थर्ड पॉइंट है विद्यालय में शिक्षकों को पाठ्यक्रम एवं शिक्षा शास्त्रीय समर्थन में बाह्य अभिकरणों की भूमिका। अब यहाँ पर पाठ्यक्रम विकास में शिक्षकों का क्या योगदान है, शिक्षा शास्त्र के दृष्टिकोण से क्या है और बाह्य अभिकरणों की क्या भूमिका है, इसको रिलेटेड है। यहाँ पर आप इस चीज़ों को लिखकर और सब पॉइंट्स लिख के और अपने हिसाब से नोट्स तैयार कर सकते हैं। फिर अधिगम परिस्थितियों का पाठ्यक्रम संचालन, अधिगम संसाधनों का चयन और विकास और हस्तांतरण कैसे होगा इन अधिगम संसाधनों से। तो आपको वो अधिगम संसाधनों की एक पूरी चार्ट या सूची आपको याद भी है, हर सब्जेक्ट में है, तो ऐसी आवश्यकता नहीं है और फिर भी लगता है तो आप बना सकते हैं। फिर सूचना और तकनीकी के अंतर्गत मूल्यांकन कैसे होगा और फिर पृष्ठपोषण क्या है और वो चीज़। तो यानी कि अब आपको इसी के आधार पर हम इस पर पहुंचे, इस नतीजे पे कि भाई सोपान से रिलेटेड अभी कोई भी प्रश्न यहाँ पर नहीं बना है, लेकिन बाकी यूनिट को कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में छोटा मोटे रूप में आवश्यक रूप से कवर किया गया है। अतः आप इसी के आधार पर आप एक अपना निर्माण करिए और 3 प्रश्न ही टोटल मुख्य रूप से इसमें बन पाते हैं। पहला, पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता महत्व को बताते हुए अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं और चयन को स्पष्ट कीजिए। फिर बाद में आ जाता है पाठ्यक्रम की विकास के विभिन्न उपागमों का वर्णन कीजिए, जिसको आप निबंधात्मक प्रश्न के रूप में ले सकते हैं, ठीक है। और फिर बाद में एक प्रश्न यहाँ पर यहाँ पर तो ये तीनों ही अलग अलग आ रहे हैं कि पाठ्यक्रम विकास में विद्यालय के बाहर और ये पर्यावरण, यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन भी एक प्रश्न बन सकता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के महत्व को स्पष्ट, अर्थ को स्पष्ट करते और सतत व्यापक मूल्यांकन का अर्थ को स्पष्ट करते हुए महत्व एवं इसके मॉडल को समझाइए। तो ये भी आपके ये तीनों प्रश्न एक के अंतर्गत आ जाते हैं। पृष्ठपोषण क्या है और इसकी उपयोगिता और महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो यानी कि इस तरह से ये 4 या 5 क्वेश्चन के अंदर आपकी पूरी यूनिट कवर हो जाती है। क्योंकि आपको यहाँ से शायद प्रश्न देखने को नहीं समझ में आएगा, तो मैं इसके साथ में क्वेश्चन पेपर का ये PDF आप लोगों को सेंड कर दूंगी। तो इन्हीं के आधार पर आपको ये सभी क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। थैंक यू।